हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू दी सर्वोची क्लासेस। माई सेल्फ गौरव गर्ग। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बच्चों हमारा चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा सा हम रिवाइज अप करवा देते हैं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। क्या था, हमने क्या किया था? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के पार्ट पढ़े थे और उनका सीक्वेंस किया था। क्या है उसके पार्ट्स और सीक्वेंस? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, उसके बाद आता था नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद आता है फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद आता है लेरेंक्स, लेरेंक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्योल्स, टर्मिनल ब्रोंक्योल्स और एल्वियोलाई। ये सीक्वेंस था। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनका पार्ट्स हैं उनका सीक्वेंस यही था। उसमें आप उसके बाद हमने लंग्स के बारे में कुछ पढ़ा था। लंग्स में इनमें से कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? कौन कौन से आते हैं? ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, यानी कि ब्रोंकाई की जो भी ब्रांचेज हैं वो इसमें आती हैं लंग्स के अंदर, और ब्रोंक्योल्स और साथ ही साथ एल्वियोलाई। ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो किस में आते हैं? हमारे लंग्स के अंदर आ जाते हैं। लंग्स के बारे में कुछ और भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि लंग्स जो हैं वो 2 लेयर मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या था? प्लूरा था। याद आ गया? और उन 2 लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। कौन सा है? प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, ये बातें हमने पढ़ी थी। साथ में कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट पढ़ा था। एक्सेप्ट एल्वियोलाई, एल्वियोलाई को छोड़ करके बाकी जो हमने ऑर्गन्स पढ़े हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो सभी कौन से इसमें आते हैं? कंडक्टिंग पार्ट में आते हैं। कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम था? कि एयर को, एटमॉस्फेयर एयर को हमारे एल्वियोलाई तक पहुंचाना। ठीक है, और एल्वियोलाई किस में आता है? एक्सचेंज पार्ट में। वहां पर जो ब्लड स्ट्रीम में गैसेस हैं और जो एल्वियोलाई में गैस है उसका एक्सचेंज होता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में चली जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आ जाती है। ये पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कि रेस्पिरेशन के स्टेप्स पढ़े थे। कौन कौन से स्टेप्स थे रेस्पिरेशन के? सबसे पहला था ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होता है? एयर को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। ठीक है, जिसको कि पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहा गया है। ये याद रखना है, ब्रीथिंग को क्या कहा गया है? पल्मोनरी वेंटिलेशन। समझ में आ गया? उसके बाद सेकंड स्टेप था डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन कहां पर हो रहा है? एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या था? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। ब्लड से गैसेस का ट्रांसपोर्ट होना, सभी ऑर्गन्स तक पहुंचना। फोर्थ स्टेप में फिर से डिफ्यूजन आ जाता है, लेकिन ये डिफ्यूजन कहां हो रहा है? ब्लड और टिश्यूज में। याद आ गया? फिफ्थ स्टेप में क्या है? जब ऑक्सीजन हमारी सेल तक पहुंच चुकी है, टिश्यूज तक पहुंच चुकी है, तो उसका यूटिलाइजेशन होना, यूटिलाइज हो जाती है ऑक्सीजन, और क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, आई होप सबको रिवाइज अप हो गया है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप है ये ब्रीथिंग, हमारे रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है। ब्रीथिंग की फर्दर 2 स्टेजेस हैं। फर्दर 2 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या है? सांस अंदर लेना। क्या है? सांस अंदर लेना, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना बॉडी के अंदर। इसको इनहेलेशन भी कहते हैं, इंस्पिरेशन भी कहते हैं, या आप सांस लेना भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सपिरेशन क्या है? एक्सपिरेशन है सांस छोड़ना, ब्रीथ आउट, एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन भी कह सकते हैं, एक्सपिरेशन भी कह सकते हैं,
सांस छोड़ना भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो हमारी एल्वियोलर एयर है, जो हमारी बॉडी के अंदर एयर बनी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली, वो बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, एयर को अंदर ले रहे हैं इंस्पिरेशन, एयर को बाहर छोड़ रहे हैं एक्सपीरेशन। ये जो मूवमेंट है एयर की, अंदर और बाहर की जो मूवमेंट है, वो किस चीज पर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? एयर का प्रेशर, जैसे कि आपको पता है एयर हो या लिक्विड हो, कोई भी चीज होती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है। तो एयर का प्रेशर लंग्स में कैसा है और एटमॉस्फेयर में कैसा है, उसका जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन इस बात में? कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो कैसे क्या होता है? इंस्पिरेशन कैन ओकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर के प्रेशर को क्या कहा गया है? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पिरेशन कब होता है? जब लंग के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो एज कंपेरिजन टू द एटमॉस्फेयर। तो जो एयर है वो हाई प्रेशर कहाँ है? एटमॉस्फेयर में। और लो प्रेशर कहाँ है? लंग्स में। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी। और जो एक्सपीरेशन है वो कैसे होता है? जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर, यानी कि लंग्स के अंदर का प्रेशर जो है वो हाई होगा एज कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेयर। तो फिर वही प्रोसीजर होगा, यानी कि लंग्स में हाई प्रेशर है और बाहर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी लंग्स से बाहर आ जाएगी, एक्सपीरेशन हो जाएगा। समझ में आ गई? ये किस वजह से हो रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट कैसे बनता है? उसमें क्या क्या चीजें हेल्प करती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ये एक ओवरव्यू दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, क्या हो रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग एयर मूव कर रही है। जहां अगर लंग्स में प्रेशर हाई है एटमॉस्फेयर से, तो एयर बाहर की तरफ आ जाएगी, और अगर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, हाई है लंग्स के कंपैरिजन में, तो एयर अंदर आ जाएगी। इतनी सी बात है। ठीक है, ये प्रेशर ग्रेडियंट कैसे बनता है? ये प्रेशर में जो डिफरेंस है वो कैसे बनता है? वो बनता है डायफ्राम के द्वारा और स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल्स मसल्स के द्वारा। कहां मिलती हैं? बिटवीन दी रिब्स। बिटवीन दी रिब्स, रिब्स के बीच में ये मसल्स मिलती हैं। ठीक है, इनके द्वारा ये प्रेशर ग्रेडियंट्स डेवलप किए जाते हैं। कैसे? इसको समझेंगे हम। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड दी। चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आप सभी ने अपनी अपनी एनसीईआरटी तो खोली रखी होगी ना। एनसीईआरटी बुक्स में अंडरलाइन बहुत जरूरी है, ताकि एग्जाम टाइम में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, स्टर्नम causing the increase in volume of thoracic chamber in dorsoventral axis। क्या कह रहा है?
सिर के ऊपर से तो नहीं चली गई बात। क्या हो रहा है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये डायफ्राम है, आपको पता है। डायफ्राम क्या काम करता है आपको ध्यान होगा। थोरेसिक जो सिलोम है उसको दो भागों में डिवाइड करता है। कौन कौन सी? थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। ये चीज हमने बताई भी थी आपको, ठीक है। तो डायफ्राम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, खींच रहा है। थोरेसिक चैम्बर का एक वॉल ही तो है ये, थोरेसिक चैम्बर की एक वॉल है, ठीक है। अगर हम किसी वॉल को खींचते हैं तो उसके अंदर का जो एरिया है या वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा? एक वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है इस वॉल को खींचने से, और दूसरा वॉल्यूम दूसरी तरफ से भी दूसरी वॉल खींची जा रही है। किसके द्वारा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के द्वारा भी एक वॉल खींची जा रही है, जिससे कि रिब्स और स्टर्नम राइज हो जाते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हमने एक स्लाइड आपको प्रोवाइड करवाई है, देखिए। ये भी हम आपको अभी बताएंगे। ये देखिए, ये एक स्लाइड है। इसमें क्या है, आप लोग इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है जब तक आप उसको देख नहीं लेंगे, ठीक है। ये हमारे रिब्स हैं, ठीक है। रिब्स के बीच में, ये रिब्स हो गए हैं। रिब्स के बीच में जो ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रही हैं, ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं। और एक जूम आउट, जूम इन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। जूम इन करके हमने यहां पर इसको दिखाया गया है कि ये जो मसल्स हैं बाहर की तरफ, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, और जो अंदर की तरफ हैं वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। ये क्या करती हैं? ये क्या करती हैं? रिब्स को और स्टर्नम, स्टर्नम क्या है? लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम एक बोन है जो हमारे आगे की तरफ होती है। इसी से तो एयर टाइट चैम्बर बनता है थोरेसिक कैविटी में, यही तो बताया था। यही चीजें जो हैं वो थोरेसिक कैविटी में क्या करती है? एयर टाइट चैम्बर बनाती है, ठीक है। तो जो ये मसल्स हैं ये रिब्स को और स्टर्नम को एक्सटेंड करती हैं। आप एक बार अपने चेस्ट पर हाथ रखिए और सांस अंदर की तरफ लीजिए। कैसा फील कर रहे हैं? आपको क्या फील हो रहा है कि आपकी जो चेस्ट की कैविटी है या थोरेसिक कैविटी है जो, वो एक्सपेंड हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फील हुआ? इंक्रीज फील हुआ? तो वो फील किस वजह से इंक्रीज हो रही है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के वजह से, जिससे कि हमारे रिब्स इंक्रीज हो रहे हैं, साथ ही साथ स्टर्नम एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वापिस चलते हैं बुक पर। ये देखिए, स्टर्नम काजिंग द इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। डायफ्राम से आपको समझ में आ गया है कि डायफ्राम खींचने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने से। इसी तरह से जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से रिब्स और स्टर्नम राइज हो रहे हैं और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है तो अब क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम causes a similar increase in pulmonary volume. Of course, thoracic volume increase हो रहा है तो हमारा लंग्स का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा? डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, which forces the air from outside to move into the lungs. 3 स्टेप हो रहे हैं। 3 स्टेप में क्या हो रहा है?
जो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज किस वजह से हो रहा है? लंग्स का वॉल्यूम दो वजह से इंक्रीज हो रहा है। क्या है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड रीजन क्या है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो किस चीज को एक्सपेंड कर रही हैं? रिब्स को और स्टर्नम को एक्सपेंड कर रही हैं, जिससे कि थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज होने के दो कारण पता चल चुके हैं, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड स्टेप क्या है? प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है डिक्रीज हो रहा है एज कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो कम हो जाएगा और आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगी, यानी कि ब्रीथ इन हो जाएगा, एयर बाहर से अंदर आ जाएगी उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। यही तो यहां पर दिखाया गया है। ये एरोज जो दिखाए गए हैं ये एयर बाहर से आ रही है और इस प्रेशर को मेंटेन करेगी, ठीक है। समझ में आ गई? ये बहुत इंस्टेंट रिएक्शंस होते हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि आप इसको कहीं रोक करके बीच में देख सकते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इंस्टेंट चलती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको कहीं रोक सकेंगे। इसी तरह से रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है डायफ्राम, अब उसको रिलैक्स करने की बारी है। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरैसिक वॉल्यूम। थोरैसिक वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, देयरफॉर द पल्मोनरी वॉल्यूम। इसको आप इस चीज से समझिए। ये देखिए डायफ्राम जो हमने खींचा हुआ था, अब उस डायफ्राम को छोड़ दिया है और वो धीरे धीरे रिलैक्स होकर के अपनी पोजीशन पे पहुंच गया है। रिलैक्स होकर के यहां पर आ गया है ना। वाल जब अपनी जगह पर वापस आ जाती है, पोजीशन पर वापस आ जाती है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। इसी तरह से जो इंटरकोस्टल मसल्स थी वो भी रिलैक्स हो रही हैं। वो खिंचाव था उसको छोड़ दिया है, तो क्या हुआ? वो वापस अपनी जगह पर आ रही है, जिससे कि रिब्स और स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, वापस पोजीशन पे आ रहे हैं। अब जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम है, यानी कि अंदर लंग्स का वॉल्यूम है, वो डिक्रीज हो गया है। वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है तो वॉल्यूम डिक्रीज होने से जो लंग्स के अंदर एयर है आई है, उसका प्रेशर इंक्रीज हो गया है। इतना इंक्रीज हो गया है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर उससे कम हो गया है। समझ में आ गई? एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका प्रेशर उससे कम हो गया है, तो अब एयर फिर से वापस बाहर आ जाएगी। यही तो ब्रीथिंग का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए वापस हम एक स्लाइड पर चलते हैं, स्टेप्स बाय स्टेप। देखिए इसमें क्या हो रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट है। ब्रीथिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? प्रेशर ग्रेडियंट में। किसके बीच में है वो प्रेशर ग्रेडियंट? लंग्स और एटमॉस्फेयर। यानी कि एयर का प्रेशर लंग्स में कैसा है और एटमॉस्फेयर पे कैसा है। उन प्रेशर का जो डिफरेंस है, उन दोनों प्रेशर्स का जो डिफरेंस है उसको प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। रिलैक्स होकर के समझना है, आराम से समझना है। टॉपिक इजी है, समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन कम बने हुए हैं, लेकिन रेस्पिरेशन को समझने के लिए ये बातें भी बहुत जरूरी हैं। क्वेश्चन कम है लेकिन है तो सही ना, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ है? लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है?
इंस्पिरेशन में वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, किस वजह से? डायफ्राम और इंटरनल कोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया है एज कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिक्रीज हो गया है तो एयर अंदर आ जाएगी, ठीक है। और एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। वो डिक्रीज किस वजह से हुआ? क्योंकि डायफ्राम और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो गई हैं, यानी कि वापस अपनी पोजीशन में आ गया है रिब्स और स्टर्नम, इससे वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है। वॉल्यूम डिक्रीज होने से लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया है एज कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लंग्स में है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगी, यानी कि वो बाहर आ जाएगी। समझ में आ गई? ये देखिए, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंस्पिरेशन का है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, जिससे कि थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड हो रही है। और ये एक्सपीरेशन का है, इसमें डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो गया है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं फिर से रिलैक्स हो गई और थोरेसिक कैविटी रिड्यूस हो गई है। ये एक्सपीरेशन हो रहा है, एयर बाहर आ गई है, इससे एयर अंदर चली गई है। समझ में आ गए? ये डायग्राम हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। एक डायग्राम और है, इसमें भी यही चीज आपको दिखाई गई है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। जब तक थोड़ा सा आप इनको देखेंगे नहीं तो आपको आइडिया कैसे होगा कि क्या चीज है ये, ठीक है। समझ में आ गई? चलते हैं वापस हमारे टॉपिक पर। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई भी डाउट है तो पूछने से हेजिटेट नहीं करना है। समझ में आ रही है तो ही हाँ भरना है, ठीक है। नहीं तो पूछने के बहुत से तरीके हैं डाउट पूछने के, ठीक है। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आप दोनों को समझ में आ गया है, आप लोगों को ये दोनों ही समझ में आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? जनरली हम ओके, ये बात भी एक यहां पर दिया है। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. हम सांस अंदर लेने की और सांस बाहर छोड़ने की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। वो इंक्रीज किसकी वजह से है? जो एब्डोमिनल में मसल्स हैं उनकी वजह से है। उनके एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन से हम इसको, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसका मतलब एब्डोमिनल मसल्स भी हमारे ब्रीथिंग में हेल्प करती हैं। ये बात भी आपकी आ सकती है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन जो है एवरेजली कितने बार ब्रीथ करता है? 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता और छोड़ता है। ऐसा नहीं है कि सांस लेना छोड़ना भी आता है इसमें, ठीक है। 12 से 16 बार 1 मिनट में वो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग ए स्पायरोमीटर।
विच हेल्प्स इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो डॉक्टर्स यूज करते हैं पल्मोनरी फंक्शंस को चेक करने के लिए। ये क्वेश्चन बन सकता है स्पायरोमीटर। ठीक है, याद रखना है, स्पायरोमीटर से चेक होता है कि कितनी वॉल्यूम में एयर अंदर जा रही है और कितनी बाहर आ रही है। समझ में आ गया? आज बच्चों हम यहीं तक करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। इसके ऊपर एक अलग से पूरा लेक्चर देंगे हम आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इस पार्ट को हम अलग रख रहे हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना है, हेजिटेट नहीं करना है। कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तरीके काफ़ी हैं, पूछना ज़रूर है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो पूछना ज़रूरी है। ठीक है, और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी सीरीज़ चल रही हैं, टेस्ट सीरीज़ भी है, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ भी है, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। आपका कॉन्सेप्ट वहाँ बिल्डअप होगा। ठीक है, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ डेली उनके सॉल्यूशंस हैं, वीडियोस मिलती रहेंगी, और नेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।